नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुड चिल्ड्रन बी गिवन कोविड-19 जैब्स, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है कि क्या बच्चों को सच में कोरोना वायरस की वैक्सीन देनी चाहिए। 18 साल या उससे ज्यादा के लोग अभी के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उससे जो छोटा लॉट होता है, 18 साल से कम का लॉट, जो बच्चों का लॉट होता है, उनको आप कोविड जैब दो या ना दो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भाई बच्चों में कोरोना की वैक्सीन को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा रुक सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं फैला रहा हूं। एक व्यू पॉइंट जो कि 15 सितंबर के द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में दिया गया था, उसी को मैं यहाँ पे टेकअप कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे के दो प्रोफेसर्स ने अपने इनपुट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। 15 सितंबर के एडिटोरियल सेक्शन में भी ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। भाई हमारे देश में स्कूल वगैरह बंद है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो बच्चों का पिछला 1.5 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो अब क्या है कि कोविड-19 से रिलेटेड अगर बच्चों की वैक्सीन की बात की जाए तो इंडिया में बड़े दो पोटेंट अल्टरनेटिव दिख रहे हैं। एक तो कोवैक्सीन दिख रहा है और एक दिख रहा है ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी को तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल चुका है। किसकी तरफ से? डीसीजीआई की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कौन देता है। अब खास बात यहां पे ये बताई जा रही है कि रीओपनिंग कर रहे हो आप स्कूल की, ठीक है, बच्चे स्कूलों में जाके पढ़ें, लेकिन इस रीओपनिंग को वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन से क्यों जोड़ रहे हो। आप स्कूल रीओपन करो, बच्चों को भेजो, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना उसके लिए आप एक कंडीशन रख रहे हो कि नहीं भाई इनको वैक्सीनेशन देनी है। ये काम यहाँ पे गड़बड़ है। हम सबको ये पता है कि कोविड का जो इंपैक्ट होता है वो बच्चों पे कम होता है। उसका रीजन ये है कि जो रिसेप्टर डोमेन्स होते हैं ना, जो रिसेप्टर स्पाइक प्रोटीन होता है एक पर्टिकुलर बच्चे का, वो थोड़ा कमजोर होता है और यही स्पाइक प्रोटीन पकड़ता है किसको? कोरोना वायरस को। तो वो चीज बच्चों में पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, इसलिए बच्चों जल्दी कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इनफैक्ट ये जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये भी बच्चों के लिए उतना डेडली नहीं माना गया है। ये बताया गया है कि जिस रेट पे लाइटनिंग स्ट्राइक से बच्चे मरते हैं इंडिया में, उसी रेट पे वो कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 25 साल से कम उम्र का है तो जितनी उसके चांसेस होंगे ट्रैफिक एक्सीडेंट की मरने की वजह से या सुसाइड के मरने की वजह से, वो चांसेस कोविड के मरने की वजह से 10 गुना होंगे। मतलब अगर कोविड से एक बच्चा मरेगा तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से 10 या सुसाइड से 10। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कोविड-19 के चलते जो डेथ्स हो रही हैं बच्चों के अंदर, वो बहुत कम हो रही हैं। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का डोमेन यही है कि अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन दे रहे हो तो किसी भी वैक्सीन को देने से पहले आपको ये गारंटी कर लेना चाहिए या एटलीस्ट इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या कोई रेयर रिस्क हो सकता है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। तो क्या सिर्फ वैक्सीन देनी है ओवरऑल, तो आपने प्रोपेगेंडा चला के वैक्सीन बांट दी। फिर आगे यहां पे क्या बताया जा रहा है, डेफिनेटली अगर आप देखो तो जो भी अब तक कोविड की वैक्सीन बच्चों को एडमिनिस्टर करने के लिए अप्रूव की गई हैं, उनके जो रिस्क है, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम है, बट निग्लिजिबल नहीं है, साइड इफेक्ट्स हैं। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में कोविशील्ड बच्चों को नहीं दी जा सकती। कोविशील्ड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। और इंडिया में भी देखिए कोविशील्ड पे कहां बात चल रही है, इंडिया में कोवैक्सीन और ज़ाइकोव डी, ये दो दवाइयां बच्चों को देने की बात की जा रही है। अभी के लिए बच्चों को जो कि 12 साल से ज्यादा के हैं उनको दी जा रही है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन। अब इन वैक्सीन में प्रॉब्लम बताई जा रही, बहुत सारे बच्चों में माइकोर्डिटिस के इन साइंस देखे गए हैं। माइकोर्डिटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। तो जो हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये माइकोर्डिटिस की कंडीशन बच्चों में देखने को मिली है। और 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं ना, अगर 6000 लोगों को वैक्सीन दी गई यूएसए में, तो एक को कार्डियक अरेस्ट इवेंट होने के चांसेस देखे गए। ठीक है भाई। अब खास बात यह कि जब आप कोविड की वैक्सीन दे रहे हो तो सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने हैं। हमारे पास कोविड की वैक्सीन का केवल शॉर्ट टर्म सेफ्टी डाटा है, केवल बच्चों का ही नहीं, एडल्ट्स का भी केवल शॉर्ट टर्म डाटा ही है। और बच्चों की जो सेफ्टी ट्रायल्स हैं वो तो 2023 तक चलेंगे। ऊपर से फाइजर और मॉडर्ना जैसी जो वैक्सीन है वो जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ना ही ये इनएक्टिवेटेड वायरस को डालती हैं अंदर, ना ही ये चिंपैंजी का जीन उठाती हैं। ये क्या करती हैं कि एक ऐसे प्रोटीन को खून में इंजेक्ट करेंगी जिस प्रकार का प्रोटीन रिसेप्टर कोरोना के ऊपर है, और फिर वो प्रोटीन रिसेप्टर्स एक इम्यून रिस्पांस पैदा करेगा बॉडी के अंदर। तो एमआरएनए वैक्सीन में ना वायरस मतलब इंसर्ट किया जाता है, ना ही किसी दूसरे जानवर का आप कह सकते हो जीन इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो एमआरएनए वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है,
इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली ये mRNA की जो टेक्नोलॉजी है ये भी यहां पे नई है। एक वायरल प्रोटीन को बनाया गया है जो कि बिल्कुल कोरोना वायरस के वायरल प्रोटीन जैसा है, और वो वायरल प्रोटीन जब खून में इंसर्ट किया जाता है तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स लेके आता है ह्यूमन बॉडी की तरफ से, और इसी प्रकार से फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन काम करती हैं। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि पहले भी पैंडेमिक्स आए हैं, छोटे स्केल पे आए हैं, और उन पैंडेमिक्स के लिए दवाई गई है। जैसे कि एक स्वाइन फ्लू का जब पैंडेमिक आया था तो एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था पेंडेम्ब्रिक्स। 2010 के स्वाइन फ्लू पैंडेमिक के अगेंस्ट ही बनाई गई थी। बाद में पता चला कि ये वैक्सीन नार्कोलेप्सी नाम की एक बीमारी पैदा करती जिसको आप स्लीपिंग डिसऑर्डर बोलते हो, और इस बीमारी का क्या आप कह सकते हो प्रेवलेंस था, तो 55,000 अगर डोजेस दी जाएंगी इस पैंडेमिक्स की तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा। उसी प्रकार से डेंगू की एक वैक्सीन बनाई गई थी डेंगवाक्सिया नाम की, इसमें भी 19 लोग मर गए थे, 19 बच्चे मर गए थे। लगभग 44,000 वैक्सीन मतलब शॉट्स देने के बाद एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब डेंगवाक्सिया में 44,000 लोगों को वैक्सीन दी तो एक को परेशानी। स्वाइन फ्लू वाली जो वैक्सीन थी पेंडेमिक्स, इसमें 55,000 लोगों को वैक्सीन दी तो एक को परेशानी। तो इसके बाद इन वैक्सीन को हटा दिया गया। अब बात यहां पे यह है कि ये जो बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, अगर आप इंडिया में ट्रायल्स की बात करोगे तो इंडिया में जो भी कोवैक्सीन और जाइकोव डी के ट्रायल्स चल रहे हैं, कोवैक्सीन का ट्रायल 525 बच्चों पे हुआ है, जाइकोव डी का ट्रायल 1000 बच्चों पे हुआ है। तो 525 बच्चों पे ट्रायल करके या 1000 बच्चों में ट्रायल करके आप कभी ये नहीं पता कर पाओगे कि भाई 50,000 वैक्सीन लोगों को देने के बाद एक सिम्टम आएगा या दो सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने पैंडेमिक देखे हैं वहां पे 50,000 44,000 लोगों को वैक्सीन दी तो एक एडवर्स केस आया। यहां पे आप ट्रायल ही 500 600 हजार लोगों पे कर रहे हो, तो इसमें तो आप ये भी क्लियर कट तरीके से नहीं पता कर पाओगे कि क्या 1000 लोगों को वैक्सीन दो तो किसी एक को प्रॉब्लम आएगी क्या। और एडल्ट्स के केस में यही एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, लेकिन यह ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हमको ट्रायल फेज में नहीं पता चल पाई। क्यों नहीं पता चल पाई? क्योंकि ट्रायल कम लोगों को होता है, 1000 2000 5000, और ओवरऑल ब्लड क्लॉट्स 50,000 लोगों में से एक को बनेंगे, तो कम से कम आप कम से 1 लाख लोगों का तो ट्रायल करवाओ। यहां पे 500 बच्चों का 1000 बच्चों का ट्रायल करा के अगर आप वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दोगे तो प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है ऑथर। प्लस एंड में ऑथर ने सम अप करके यही बोला कि भाई देखिए 175 कंट्रीज अपने स्कूल्स खोल चुकी हैं, अपने प्रोटोकॉल्स को स्टैब्लिश कर चुकी हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में वैक्सीनेशन कंप्लीटली अलाउ कर दी गई। ये अलग बात है कि फ्रांस जैसी कंट्रीज में वैक्सीनेशन को कंप्लीटली अलाउ कर दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इंडिया भी वही करे जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं। हम धीरे धीरे करके भी वैक्सीन के एनरोलमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल खोलना है तो बच्चों को सबको वैक्सीन दे दो तो ही स्कूल खुलेगा। दिस शुड नॉट बी द राइट अप्रोच, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ इन पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कि आपको क्या लगता है बच्चों के अंदर इस प्रकार की वैक्सीन को तुरंत दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों के ऊपर भी और एडल्ट्स के ऊपर भी इन पर्टिकुलर वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, 3 4 5 साल में क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है। वो जानकारी आने के लिए हमको 3 4 5 साल बीतने देने पड़ेंगे। तो क्या बच्चों में जो कि इतने वल्नरेबल नहीं है इस पर्टिकुलर कोविड की बीमारी की तरफ इतनी मेजर स्केल पे या इतने अर्जेंट स्केल पे वैक्सीन देने की जरूरत है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।